Well, guys, greetings. I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time, you are having gala time, you are relishing your moments. आशा और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे. Well, if I'm audible properly, then do let me know. After that, I'm just gonna start my session. एक बार चेक कर लीजिएगा मेरी आवाज़ अगर अच्छे तरीके से आप तक आ रही है तो मुझे बताइएगा. उसके बाद में हम लोग शुरू कर लेते हैं जी हमारा सेशन. जी बिल्कुल, चेक कर लीजिएगा एक बार. बिल्कुल 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 मैं ऑडिबल हूँ अच्छे तरीके से. डेफिनेटली आई हैव सिंपली कम टू नो. और हम लोग शुरू करने वाले हैं. जतिन रोही, आपका स्वागत है डियर. वेलकम. आई होप यू आर कीपिंग वेल. चलिएगा चलिएगा, अभी शुरू कर लेते हैं. एज आई गेव माई वर्ड्स की शाम को 6 बजे हम लोग क्या करते हैं जी, 6 बजे 12th स्टैंडर्ड हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन ये साइमल्टेनियसली करेंगे हम लोग. तो कैसे क्या रहेगा ये शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा. आज हमारा चैप्टर सेकंड है फ्लेमिंगो का लॉस्ट स्प्रिंग, जिसके नरेटर हैं, राइटर हैं कौन, अनीस जंग. तो हम लोग शुरू कर लेते हैं एक बार. ये चैप्टर किस मुद्दे के ऊपर है. लॉस्ट का मतलब है जो गुम हो चुका है, और स्प्रिंग का मतलब यहां पर बसंत ऋतु से नहीं है. स्प्रिंग का मतलब बहार है. कौन से वाली बहार, यानी कि जो बचपन होता है वही हमारी लाइफ की एक्चुअली बहार होती है. बिकॉज उस टाइम पर हमें किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं होता है, कोई कमाने की टेंशन नहीं होती, कोई भड़क नहीं होती है, कोई वो नहीं होता है. तो सिंपली एक ही काम होता है, बचपन अपना अच्छे तरीके से जीना होता है. और लोस्ट आ गया तो इसका मतलब कि जो बचपन गुम हो गया है. अभी बचपन में आदमी कैसा होता है, उसे किसी चीज की टेंशन नहीं होती है. थोड़ा सा बड़ा होने के बाद क्या होता है, जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं. तो इस चैप्टर में 2 पर्संस का जिक्र किया गया है, जिनसे जो हमारे नरेटर हैं ये भेंट करते हैं. और एक्चुअली करती हैं तो क्या करती हैं, उनके बीच में और 2 बच्चों के बीच में किस मुद्दे को लेकर के बातचीत होती है, या वो क्या महसूस करती हैं. तो आइए एक बार रुक कर लेते हैं. The author examines and analyzes the improvised conditions and traditions that condemn children to a life of exploitation. मतलब कि ये उस टाइम की बात है जब हालात बेहतर हो चुके थे, और जो बेहतर हुए हालात हैं वो निंदा करते हैं बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन का. यानी कि चाहे उनका बचपन गया हो, जहां पर उन्हें अपना काम धाम करना पड़ा है, अपने बचपन को भूल करके अपनी जिम्मेदारियां उनको निभानी पड़ी हैं. तो ऐसे हालात का एनालाइज उन्होंने किया है. जो ये चिल्ड्रन हैं, इनको ना ही एजुकेशन दी जाती है, और जीवन की जो दुश्वारियां हैं इनका सामना ये बचपन में ही करते हैं. तो जो राइटर हैं ये एनकाउंटर करती हैं, मतलब मिलती हैं किससे, साहिब से. साहिब कौन था, अ रैग पिकर, यानी कि एक कूड़ा बीनने वाला जिसको हम बोल सकते हैं. whose parents have left behind the life of poverty in Dhaka to earn a living in Delhi. ये एक्चुअली क्या होता था, ये लोग रहा करते ढाका में, और ढाका में ये बताते हैं कि तूफान वगैरह आए थे, फ्लड वगैरह आई थी, जिससे इनके घर थे और जो खेत थे वो सारे विनाश हो गया था उनका. और ये अपने जीवन को जीने के लिए, अपने लिविंग के लिए ये न्यू दिल्ली में सेटल हो गए थे. His family, like many others family of rag pickers, live in सीमापुरी. ये दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहते हैं, जो कि आउटस्कर्ट में है दिल्ली के. They do not have other identification other than a राशन कार्ड, यानी कि और कोई इनकी आईडी नहीं है, लेकिन एक राशन कार्ड है. और माफ करिएगा, राशन कार्ड क्यों है, क्योंकि राशन कार्ड अगर किसी का बना है तो उसको वोट का अधिकार मिल जाता है. इनको इनको खाने के लिए कुछ मिले या ना मिले, लेकिन नेता लोगों ने इनका राशन कार्ड बनवा दिया है, क्योंकि वोट का लालच था. तो आइए इस मुद्दे पर ज्यादा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे. द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल एंड दे आर एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग अ कॉइन और इवन अ 10 रुपी नोट और रिमेनिंग इन द गार्बेज. एक्चुअली क्या है, ये स्कूल वकूल नहीं जाते हैं, और ये एक्साइटेड हो जाते हैं जब ये प्रोब करते हैं, ढूंढते हैं कूड़े में. जब इनको 10 रुपए का नोट मिल जाता है या कुछ और मिल जाता है, तो ये कूड़ा बीनना अपना रोकते नहीं है, बल्कि इसी उत्सुकता में ये और ज्यादा कूड़ा बीनना शुरू कर देते हैं कि अभी 10 रुपए मिले हैं, हो सकता है कि अभी मुझे एक कॉइन और मिल जाए, चाहे वो चांदी का मिले या सोने का मिले. यानी कि जो कूड़ा है इनके लिए वो एक जीविका है. किसके लिए, बड़े लोगों के लिए. जबकि जो छोटे लोग हैं उनके लिए, यानी कि जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक वो है, क्या बोला जाता है, एक वंडर है, कुछ लिपटा हुआ है कि यानी कि पता नहीं हमें अभी क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके की चीज है उनके लिए. इट इज द ओनली वे ऑफ अर्निंग द लाइफ दे लिव इन इम्प्रोवाइज्ड कंडीशंस बट आर रिजेंट टू देयर फेट. यानी कि ये कंडीशंस जीने का इनका एक तरीका है, लेकिन भाग्य के भरोसे इन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा. चलिए, द राइटर इज पेन टू सी साहिब.
साहिब को देख करके राइटर को बड़ा ही पेन होता है अनीस जंग को कि नाम तो इसका साहिब ए आलम है, यानी कि यूनिवर्स का गॉड है, गॉड ऑफ यूनिवर्स है, लेकिन ये काम क्या करता है जी, कूड़ा बीनने का काम करता है। मतलब कि नाम का तो ये ब्रह्मांड का देवता है, ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन इसके पैरों तक में जूते नहीं हैं। इस चीज को देख करके उसको बड़ा पेन होता है, यानी कि लूज द स्पार्क ऑफ चाइल्डहुड एंड रोम्स बेयरफुटेड विद हिज फ्रेंड्स। हाँ बिल्कुल, साहिब आलम इसका पूरा नाम है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन बेयरफुटेड यानी कि वो नंगे पैर घूमता है अपने फ्रेंड्स के साथ। सो बर्डन्ड आर द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। दूसरे पार्ट में जिक्र होता है एक मुकेश का। मुकेश नाम का एक बंदा है जिसकी फैमिली का बिजनेस है, किस चीज का, बैंगल मेकिंग का, लेकिन वो अपना मालिक खुद बनना चाहता है, यानी कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, जिक्र करेंगे। चलेगा। सुबह से लेकर के दोपहर तक जो ऑथर है ये मिलती है उसे कहां पर, टी स्टॉल में। किससे, साहिब से। यानी कि साहिब पहले अपना बैग उठाया करता, कौन सा, कूड़ा बीनने वाला बैग उठाया करता, और ये अपना कूड़ा बीनने पर लगा रहता था। लेकिन अभी कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं, अभी वो साहिब से मिलती है कहां पर, एक टी स्टॉल पर। अभी साहिब अच्छा खासा पैसा कमाता है, उसको 800 रुपए महीना भी मिलता है, लेकिन अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं बचा है। तो इन चीजों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है थोड़ा सा, तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल, यानी कि अभी जो आइडेंटिटी है वे हैवीली ऑन हिज टेंडर शोल्डर्स, यानी कि अभी अपना वो खुद का मालिक नहीं बना है, और जो उसकी लॉस ऑफ आइडेंटिटी है कि वो खुद का मालिक नहीं बना है, इसका जो भार है ये ज्यादा भारी है उसके विनम्र कंधों पर। यानी कि पहले वो फ्री माइंड रहा करता, भले ही वो कूड़ा बीना करता, लेकिन वो फ्री माइंड घूमा करता। और अभी हालांकि उसको 800 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब वो अपना मालिक नहीं बचा है। यहाँ पर जो उसके जीवन की बहार थी वो गुम हो गई है। तो इसी के बारे में दो पार्ट्स में इसके बारे में बात की जाएगी। The author then tells about another victim, Mukesh, who wants to be a motor mechanic। और दूसरे जो विक्टिम है मुकेश, उसके बारे में ऑथर बात करती है, जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली है, कई ट्रेडिशन, कई जनरेशन से उनका ये रहा है, फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग का उनका काम है। और फिरोजाबाद की लगभग हर एक फैमिली में ये काम है। ग्लास फर्नेसेस में उनको काम किया जाता है लो टेम्परेचर में, तो उनकी जो आइज हैं वो ज्यादा हैबिचुअल हो जाती है अंधेरे की बजाय रोशनी की। तो वहां की जो कंडीशन है लोगों की वो काफी कमजोर है, बहुत बुरी है। तो जो नवयुग हैं, अगर वो इकट्ठा होकर कुछ करना भी चाहते हैं तो पुलिस उनको पकड़ लेती है और उनको झूठे मामलों में फंसा देती है या उनको पीट देती है। यानी कि उनको, गरीबों को गरीब रखने का कुछ एक कॉन्स्पिरेसी रची गई है। कुछ इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक है फिरोजाबाद की और दूसरी है सीमापुरी की। सीमापुरी में कौन है भाई, साहिब आलम, जिसका पूरा नाम क्या है, साहिब आलम का मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, लेकिन उसके पैरों तक में जूते नहीं हैं। दूसरी जो मुद्दे की बात है वो किसकी है जी, वो फिरोजाबाद की है। मुकेश नाम का एक वो है बैंगल मेकर है, जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, वो बैंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करता है। तो आइए बात कर लेते हैं। हिज फैमिली लाइक द अदर, they do know that it is illegal for children to work in such close proximity to furnaces in such high temperatures। हर किसी को पता है कि बच्चों को आप लोग ऐसी ग्लास की भट्टियों में काम करवा रहे हो, लेकिन कोई केयर नहीं करता है इस मुद्दे के ऊपर। कहते हैं कि लगभग 20,000 से भी ज्यादा जो बच्चे हैं वो अपनी आईसाइट गुम कर देते हैं, खो देते हैं, लूज कर देते हैं। उनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है, लेकिन करें क्या, कई सारी जनरेशन से उनका काम यही है। उनको कई सारी बीमारियां हैं, जैसे वेट कम होता है उनका, या आईसाइट कमजोर होती है, या उनको ऐसी कंडीशन में काम करना पड़ता है अंधेरे में, और धुंधले सेल्स में काम करना पड़ता है। उनके घर भी बिल्कुल सेल्स जैसे हैं, छोटे छोटे, जैसे मधुमक्खी के हमारे छत्ते होते हैं, मधुमक्खी के तो नहीं, और वेस्प के जैसे हाइव्स होते हैं, ऐसे ऐसे उनके मकान हैं। मुकेश के जो फादर हैं वो ब्लाइंड हैं, as were his father and grandfather before him। बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हुए जो बैंगल की पॉलिश का डस्ट था वो उनकी आंखों में चला गया था, जैसे उनके दादे और परदादा की आंखों में चला गया था, वो बिल्कुल ऐसे ही थे। They lead a hand-to-mouth existence as they are caught in the vicious web of the money lenders, middlemen, police and the ट्रेडिशंस। बिल्कुल भाई, इस विशस सर्कल में वो जकड़े जाते हैं और बिल्कुल गुजर बसर ही मुश्किल से उनका हो पाता है। तो चलिए, अभी हमारे एमसीक्यूज आ गए हैं और मुद्दे की बात कर लेते हैं एमसीक्यूज की। चलिए, मैं ऑडिबल हूं बताने के लिए, थैंक यू डियर। समीर सुमन नरवाल, आपका स्वागत है जी। चलिएगा। तो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं अभी
Why do you do this? This question is asked by the author too. Author ने ये question किससे पूछा था? Why do you do this? तुम ये क्यों करते हो? यानी कि जब वो कूड़ा बीन रहा था तब author ने उससे पूछा था कि ये कूड़ा वूड़ा तुम क्यों बीनते हो? तुम्हारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है क्या? तो ये बात साहिब से पूछी गई थी, जो ग्रीन यहाँ पर लेटर्स में है, देखिएगा। द बेंगल सेलर से नहीं पूछी गई थी, बेंगल सेलर की तो कोई बात ही नहीं थी दोनों इस पार्ट्स में। महेश से नहीं पूछा गया था, साहिब की माँ से नहीं पूछा गया था। जो हमारी ऑथर है इनका एनकाउंटर हुआ था, यानी इनकी मिलन हुई थी, किससे मिली थी? ये साहिब से, और उन्होंने साहिब से ही पूछा था, तो साहिब इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। साहिब्स प्रोफेशन वॉज ऑफ, साहिब का प्रोफेशन क्या था? सिंपल सी बात है भाई, वो रैग पिकिंग किया करता, तो रैग पिकिंग का उसका प्रोफेशन था। वो कुक था? जी नहीं, कुक नहीं था। बेंगल सेलर भी नहीं था वो, और वो ड्राइवर भी नहीं था, तो वो क्या था? ही वॉज अ रैग पिकर, बिल्कुल भाई। साहिब्स होम बिफोर दिल्ली वॉज इन, यानी कि अभी तो वो दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहते हैं, लेकिन इससे पहले साहिब का घर कहाँ था? ऑब्वियसली, क्या वो बिहार में था? जी नहीं। ढाका में था? जी नहीं। उड़ीसा में था? जी नहीं। बिल्कुल बंगाल में उनका एक घर था। लेकिन सही बात है, बंगाल में थे, बंगाल नहीं था, माफ करिएगा, बंगाल नहीं, बांग्लादेश में था। यानी कि ढाका इज द राइट आंसर, यहाँ पर ढाका आएगा भाई, बंगाल नहीं आएगा। इसको आप लोग यहाँ ढाका कर लीजिएगा। ढाका में थे और सन 1971 में वो लोग वहां से आ गए थे, तो ढाका इज द राइट आंसर, बंगाल के बजाय ढाका कर लीजिएगा। चलिए, Why did साहेब एंड his family move to Delhi? साहेब और उसकी फैमिली थी वो दिल्ली क्यों आ गए थे? बिकॉज फ्लड ने उनके जो खेत थे और जो उनके मकान थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे। स्टॉर्म्स हैड स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। What were साहेब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर? साहेब और उसकी फैमिली क्या ढूंढ रहे थे? किस चीज के पीछे थे? क्या डॉलर्स के पीछे थे? जी नहीं। रुपीज के पीछे थे? बिल्कुल रुपीज के पीछे थे, पाउंड्स या गोल्ड के पीछे नहीं थे। उनको तो सिर्फ हैंड टू माउथ वो जिया करते, वो रुपीज के बारे में ही सर्च कर रहे थे कि खाने पीने के लिए, जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए उनको पैसा मिले। इसीलिए वो अपने देश को वहां से छोड़ करके यहाँ दिल्ली के सीमापुरी इलाके में, झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में वो रह रहे थे। चलिए, द ऑथर एडवाइज्ड साहेब टू गो टू। ऑथर ने साहेब को क्या एडवाइस किया था कि कहां चला जाए? बिल्कुल, उसने उससे पूछा था क्या तुम्हारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है? और साहेब ने बोला था कि मैं स्कूल चला जाऊंगा अगर आप शुरू करोगे तो। अब आप स्कूल को कब शुरू करोगे? और जो ऑथर थी उसने अपना वादा तो कर दिया था कि ठीक है मैं एक स्कूल शुरू करूंगी, लेकिन जैसे ही साहिब की उससे मुलाकात होती तो बार बार साहिब वही पूछता, हाँ जी स्कूल हो गया तैयार, और उसको बड़ा ही स्मॉल फील करना पड़ा करता। बिल्कुल, इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? अभी अभी मैंने बताया, क्या आपका स्कूल तैयार है? ये क्वेश्चन किसने करा था? ये क्वेश्चन साहिब ने करा था बार बार, ये क्वेश्चन बार बार साहिब ने करा था। बिल्कुल, साहिब इज द राइट आंसर। साहिब की माँ ने नहीं पूछा, उसके फ्रेंड ने नहीं पूछा, ऑथर ने नहीं पूछा, क्योंकि ऑथर ने तो उसको वादा करा था कि स्कूल में तुम्हारे लिए अगर तैयार कर दूंगी तो आओगे, तो उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। और जैसे ही उसकी मुलाकात होती तो फिर साहिब क्या पूछा करता? इज योर स्कूल रेडी? दैट्स ग्रेट। साहिब्स फुल नेम वाज, साहिब का फुल नाम क्या था? मुगले आजम? जी नहीं। साहिब ए आलम? जी नहीं। शहनशाह ए आलम। देखिएगा, साहिब ए आलम का मतलब क्या हुआ? शहनशाह ए आलम, यानी कि शहनशाह है जो पूरे ब्रह्मांड का। ठीक है, यहां पर लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स इसका मतलब बनता है, तो ये सही बात है। वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन चूजिंग टू रिमेन बेयरफुट। जब उसने ये एक्सप्लेनेशन उसको मिला कि आप लोग नंगे पैर क्यों रहते हो, तो उसको क्या बात बताई गई थी? उसको ये बताई गई थी कि हमारे यहाँ पर ट्रेडिशन है नंगे पैर रहने का, लेकिन एग्जैक्टली सच बात क्या थी कि भाई उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। जी बिल्कुल, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ढाका आपने सही लिखा है। चलिए, द मैन फ्रॉम उडुपी वॉज द सन ऑफ एन। वो किसका, जो आदमी उडुपी में जो आदमी इससे मिला था नरेटर से, तो वो आदमी किसका बेटा था? बिल्कुल, वो पुजारी का बेटा था, जो अपने स्कूल जाते हुए वहां मंदिर में अक्सर रुका करता और एक जोड़ी जूतों के लिए वो प्रार्थना किया करता, यानी कि वो प्रीस्ट का बेटा था। चलिए, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उडुपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग? अभी अभी मैंने आपको बताया, यानी कि वो मंदिर में किस चीज के लिए प्रार्थना किया करता? एक जोड़ी जूतों के लिए। देखिए, टाइम चेंज हो गया था, अभी उसके पाँव में तो जूते थे, और जो साहेब बगैर जूतों के रहा करता,
जो साहेब बगैर जूतों के रहा करता, उसके पैर में भी जूते थे, लेकिन उसको 800 रुपए पे भी किए जाते थे, लेकिन वो अपना खुद का मालिक नहीं बचा था। ये बात आगे आएंगी। तो भाई वो एक पेयर शूज के लिए वो प्रे किया करता। अ पेयर ऑफ शूज इज द राइट आंसर। The author visited the town and temple of उडुपी आफ्टर कितने साल के बाद जो ऑथर है उसने उडुपी को विजिट किया था? डेफिनेटली आफ्टर 30 ईयर। यहाँ 30 के बाद में ईयर क्यों आया है, ईयर्स क्यों नहीं आया? बिकॉज हमारे ये वर्ड्स हैं, जब नाउन का चैप्टर में आपको करवा रहा था, ये डे बिफोर यस्टरडे आई वाज गोइंग फॉर प्रोनाउन आई थिंक सो, बट नाउन का करवाया था बिफोर दैट डे कि कुछ वर्ड्स हैं, ईयर हो गया है आपका, माइल हो गया है, फुट हो गया है, डजन हो गया है। इनसे पहले अगर कोई नंबरिक फॉर्म आएगी तो एस और ईएस लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल, इसीलिए यहां पर 30 के बाद में ईयर्स नहीं आया, खाली ईयर आया है। चलिए, here we go for next question. The colony of rag pickers is situated in, कहां पर है? The south of Delhi, जी नहीं। मंगोलपुरी, जी नहीं। जहांगीरपुरी, जी नहीं। सीमापुरी, जी बिल्कुल। सीमापुरी जो कि आउटस्कर्ट में है दिल्ली की, जो फिरनी बोली जाती है, ठीक है। तो भाई सीमापुरी में ये कॉलोनी है रैग पिकर्स की। The squatters in सीमापुरी arrived as refugees from Bangladesh in कितने, कौन से सन में आए थे? 1971 में आए थे। 1965 में नहीं आए थे, 1971 में आए थे भाई वो, बिल्कुल। द रैग पिकर्स हैव नो आईडी, बट उनकी और कोई आईडी नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है जिससे सो कॉल्ड नेता लोगों को वोट बैंक इनका बना रहता है। तो बाकी कोई आईडी हो या ना हो, कोई लाइसेंस इनके पास हो या ना हो, लेकिन एक राशन कार्ड जरूर मिलेगा। तो राशन कार्ड इज द राइट आंसर। चलिएगा, साहिब आलम का मतलब शहनशाह ए आलम हो गया ना, बिल्कुल समीर। फॉर द रैग पिकर्स फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन, मतलब जो रैग पिकर्स हैं भाई, कूड़ा बीनने वाले हैं, उनके लिए फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी बजाय? बिल्कुल आइडेंटिटी की बजाय। मतलब उनको कोई मतलब नहीं है उनकी कोई आइडेंटिटी हो या ना हो, भाई हैंड टू माउथ जीते हैं भाई वो लोग, है ना। यानी कि मुश्किल से उनका गुजर बसर हो सकता है, तो जहां भी इन लोगों को खाना मिलता है वहीं पर अपने टेंट ये गाड़ देते हैं। तो भाई इनके लिए आइडेंटिटी की बजाय जो खाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भाई। अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज बिकम ओवर द इयर्स यानी कि रैग पिकिंग क्या बन गई है कुछ सालों से? एक प्रोफेशन बन गई है, बिल्कुल प्रोफेशन बन गई है। और कितने सारे घर वहां पर ऐसे हैं जो रैग पिकिंग करते हैं? अबाउट 10,000 है, लगभग 10,000 है, बिल्कुल। गार्बेज टू द रैग पिकर्स इज, रैग पिकर के लिए जो गार्बेज होता है वो क्या होती है? वो डेली ब्रेड होता है। डेली ब्रेड का मतलब उनकी रोजी रोटी होती है भाई, बिल्कुल। वो रैग पिकिंग करेंगे, गार्बेज जहां मिलेगा उसी में से उनको कुछ मिलेगा जिसको वो फिर बेचेंगे, और मुश्किल से हैंड टू माउथ वो गुजारा करते हैं। और इसीलिए गार्बेज में से अगर उनको कुछ मिल जाता है तो वो रुकते नहीं हैं, वो खोदना जारी रखते हैं। वंडर के अंदर लिपटी हुई कुछ चीज ये बच्चों के लिए है, जबकि बड़ों के लिए ये रोजी रोटी है। तो डेली ब्रेड इज द राइट आंसर। हाँ हाँ बिल्कुल समीर, बिल्कुल भाई बिल्कुल। वन डे साहेब वो सीन, ये वाई गलत आ गया है, बाय द ऑथर, ये बाय आना चाहिए था, खाली वाई रह गया है। बाय द ऑथर वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, देखिएगा साहेब की पकड़ से बाहर था वो खेल, लेकिन फिर भी वो क्या करता था, बाहर खड़ा होकर के उनको देख रहा था कि इनको बच्चे जो वहां पर खेल रहे थे, अब वो क्या खेल खेल रहे थे? क्या वो क्रिकेट था? जी नहीं। क्या वो हॉकी थी? जी नहीं। क्या वो सॉकर था? जी नहीं। वो टेनिस खेल रहे थे। और ये जो टेनिस खेलने वाला जो लड़का था, ये यही शूज उतार कर साहेब को देता है। जब ओथर इसको दोबारा मिलती है तो इसके पैरों में जूते वो देखती है, फिर उसे पता चलता है कि किसी धनवान आदमी ने ये जूते उतार करके, यानी कि जो डिस्कार्डेड शूज होते हैं उनमें से एक के अंदर होल है, यानी कि अभी जो अमीर आदमी हैं अगर उनके थोड़े से जूते फट जाते हैं तो वो ज्यादा पहनते नहीं है, वो उनको डिस्कार्ड कर देते हैं और किसी को दे देते हैं। तो इसी प्रकार से साहिब को ये जूते मिलते हैं। चलिए, साहिब डिडंट लाइक टू वर्क एट टी स्टॉल बिकॉज, साहिब था टी स्टॉल पे काम करना उसको अच्छा क्यों नहीं लगता था, हालांकि उसको 800 पर मंथ मिलते थे। अभी देखिएगा, he was getting only rupees 800, ना ये रीजन तो नहीं था, बिकॉज जिसको हैंड टू माउथ भाई, जिसका गुजर बसर मुश्किल से हो रहा था, अभी उसको एटलीस्ट 800 रुपए मिल रहे हैं, तो अच्छी बात थी उसको। he hated the steel canister, जो स्टील कैनिस्टर वो हाथ में लेकर चलता था चाय रखने के लिए, क्या उसको वो नफरत करता था? जी नहीं।
ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, बिकॉज ये बिल्कुल सही जवाब है। अभी वो अपना खुद का मालिक नहीं बचा था, अभी जो इसका स्टॉल का मालिक था उसकी इच्छा के अनुसार उसको काम करना पड़ता था। पहले उसकी मन मर्जी थी, वो जहां जाना चाहता था, जहां आना चाहता था वो जा सकता था, जहां उसको जाना था आना था वो जा सकता था, लेकिन अब वो अपना मालिक खुद नहीं बचा था, इसलिए वो नफरत करता था। अभी ये चैप्टर जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें आ गए हैं हम लोग। मुकेश बिलोंग्ड टू अ फैमिली ऑफ फार्मर्स, नो नो नो, रैग पिकर्स ना, ये तो साहेब था। बैंगल मेकर्स, हाँ बिल्कुल, फिरोजाबाद में थी ये, यानी कि फिरोजाबाद जो सिटी है बैंगल मेकिंग के लिए ये बड़ी फेमस है, जहां पर इस धरती पर रहने वाली सारी सुहागिनों के लिए चूड़ियां बनाई जाती हैं। लेकिन देखिएगा दुर्भाग्य क्या है, जो मुकेश के भाई की पत्नी है वो सुहागिन है, वो पूरी धरती की औरतों के लिए चूड़ियां बनाती है, लेकिन शायद ही उसे पता हो कि इन चूड़ियों का मतलब क्या होता है। तो भाई ये बैंगल मेकर्स के फैमिली से बिलोंग करता था और बनना क्या चाहता था, ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, क्योंकि ये अपनी डेस्टिनी बदलना चाहता था। जो लीनिएज इसको मिली थी, यानी कि जो इसके पूर्वजों का जो काम था, ये उस लाइन से हटकर काम करना चाहता था। बिल्कुल, ये भी अपना मास्टर खुद बनना चाहता था। चलिए, व्हाट डिड मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश बनना क्या चाहता था? बिल्कुल भाई, पहला ही ऑप्शन है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, शॉपकीपर नहीं बनना चाहता था। अब बैंगल मेकर वो तो भाई उसके परिवार का काम ही था, ये तो बनना नहीं चाहता था। अ कार पेंटर, ना 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 ना, वो किसी गैराज में जाकर के मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, किसी अच्छे गुरु से वो सीखना चाहता था। बिल्कुल। बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिशेस इन द टाउन ऑफ, कौन से टाउन में ये फलती फूलती है? फरुखाबाद ना, फिरोजगढ़ ना ना ना, फिरोजपुर ना 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 ना, फिरोजाबाद, जी हाँ बिल्कुल, फिरोजाबाद में ये फलती फूलती है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं है, कोई नहीं है, फटाफट कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे हम लोग। चलते जाइए डियर्स। द फैमिलीज ऑफ द बेंगल मेकर्स लिव इन, मैंने कहा था ना बिल्कुल छोटे छोटे घर, जैसे कि बिहाइव, बिहाइव क्या होता है, हाइव क्या होता है भाई, ये वेस्प का घर होता है, शेल्टर फॉर वेस्प, यानी कि इनका नेचुरल घर होता है मक्खियों का, लेकिन जिसको वेस्प बोला जाता है, पीले कलर की होती है ना, मधुमक्खी नहीं है ये, दूसरे वाला वेस्प है, ततैया जिसको बोला जाता है, चलेगा। तो वेरी स्मॉल हाउसेस इज द राइट आंसर। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं था, तंग सी गली सी सड़ी सी गलियां थी, जहां पर एनिमल्स और जो फैमिली मेंबर्स थे वो एक साथ रहा करते, छोटे छोटे घरों में वॉबली डोर्स थे उनके। बिल्कुल, चलिए, बिग हाउसेस ना भाई ना, फैक्ट्रीज ना ना ना, वेरी स्मॉल हाउसेस इज द राइट आंसर। चलिए, if laws were to be enforced, it would bring about change and real life in the lives of about, कितने सारे लोगों की जिंदगी में ये बदलाव ला सकते हैं अगर अच्छे तरीके से कानून वगैरह लगा दिए जाएं, लागू कर दिए जाएं। अबाउट 20,000, क्योंकि लगभग 20,000 बच्चे वहां पर काम करते हैं ग्लास फर्नेसेस में, जहां पर उनकी आईसाइट वो कमजोर हो जाती है, उनके शरीर में कई सारी बीमारियां लग जाती हैं, उनकी जो आंखें हैं वो प्रकाश की बजाय अंधेरे के हैबिचुअल हो जाती हैं। तो लगभग 20,000 बच्चे वहां पर काम करते हैं भाई। चलिए, मुकेश हाउस इज कवर्ड विद, मुकेश का जो घर है वो किससे कवर्ड है, किससे ढका हुआ है? क्या वो स्टोन से? ना भाई ना ना ना। ब्रिक से? नो 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 नो। टाइल से? जी नहीं, टैरपोलिन की, मड की और टैरपोलिन की उनकी छत थे, उनके घर थे। तो नन इज द राइट आंसर राइट हियर। चलिएगा, द फ्रेल वुमन इन मुकेश हाउस इज हिज, यहां पर फ्रेल का मतलब कमजोर है। फ्रेल वर्ड हमने याद करा था फ्री में रेल से, फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा, तो फ्रेल का मतलब हो गया है कमजोर। जो कमजोर सी औरत थी मुकेश के घर में, वो कौन थी? वो उसके बड़े भाई की वाइफ थी। एल्डर ब्रदर्स वाइफ इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसको लॉक कर लो, बाकी सबको ब्लॉक कर लो। चलेगा डियर्स, चलेगा। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, मुकेश फादर इज, मुकेश के फादर क्या थे? बिकॉज ये लीनिएज थी, उनकी वंशावली थी और इनका ये पुरखों का यही काम था, क्या? बैंगल मेकिंग का। तो उसके जो फादर साहब थे वो भी क्या थे भाई? बैंगल मेकर थे, बिल्कुल चूड़ी बनाने वाले थे, डेफिनेटली। वेयर डू साहेब एंड अदर सच पीपल पिच देयर टेंट्स, साहेब और उसके जैसे लोग अपना टेंट कहां गाड़ देते थे?
जहां पर उनको भोजन मिल सकता है। बिल्कुल सही जवाब है। बिकॉज ये दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहते थे और किसकी तलाश में थे? भोजन की ही तलाश में थे। कहां से मिलता था? बाय प्रॉबिंग क्या? गार्बेज। गार्बेज को ये बीनना शुरू कर देते थे, जहां कुछ मिलता था और बीनते जाते थे, इसी उम्मीद में कि आगे कुछ और मिल जाएगा। चलिएगा चलिएगा। तो भाई जहां कहीं इनको खाना मिलता वहीं अपना टेंट ये गाड़ देते थे। चलिए, फ्रॉम वेयर डिड साहिब कम? साहिब कहां से आया था? ढाका से आया था। बिल्कुल, बांग्लादेश की राजधानी है ना ढाका, वहां से आए थे। सन 1971 में आए थे। हु इज द राइटर ऑफ एक्सट्रैक्ट लॉस्ट स्प्रिंग? जो ये लॉस्ट स्प्रिंग नामक पाठ लिया गया है, ये हिंदी के लिए इसका शब्द मुझे नहीं पता है क्या बोला जाता है। ये किसके द्वारा है या इसका राइटर कौन है? इसका राइटर है, इसकी राइटर है एक्चुअली अनीस जंग है। नजीस जंग नहीं है, अनीस जंग इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा डियर्स, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम अ बैंगल मेकर? मुकेश के पापा जब बैंगल मेकर नहीं थे तो वो क्या थे? उनका क्या प्रोफेशन था? बिल्कुल वो एक दर्जी थे, टेलर थे, यानी कि टेलर इज द राइट आंसर। ना कि वो कारपेंटर थे, प्लम्बर थे, या प्ल्यूमर इसको बोला जाता है, देखिएगा, ना कि वो मिस्त्री थे। बिल्कुल भाई। कैन ए गॉड गिवन लीनिएज बी ब्रोकन? दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय? क्या भगवान के द्वारा तय किया गया कर्म या कार्यधाम, यानी कि क्या इसको बदला जा सकता है? ये मुकेश की दादी ने कहे थे, किसको? राइटर को कहे थे भाई। बिल्कुल, जब जो राइटर है उनके घर में गई थी तो भगवान का जो लिखा गया है या जो उनके द्वारा लीनिएज तय कर दी गई है, क्या इसको तोड़ा जा सकता है? तो ये उसकी ग्रैंड मदर ने बोले थे। और बोले किसको थे? राइटर को बोले थे, अनीस जंग को बोले थे। हु इज साहिब? साहिब कौन है? क्या वो शॉपकीपर है? जी नहीं। क्या वो सोल्जर है? जी नहीं। क्या वो रैग पीकर है? जी बिल्कुल। वो कूड़ा बीनने वाला है? स्टूडेंट तो है नहीं वो। चलिए, Why did Sahib and his family come to India living बांग्लादेश? बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया में उसकी फैमिली क्यों आई थी? क्योंकि भाई फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी, और उसके जो खेत हैं और जो मकान थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। बिकॉज स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। बिल्कुल भाई, तूफान में ये तबाह हो गए थे। What is साहिब्स फुल नेम? साहिब ए आलम, जिसका मतलब क्या है? शहनशाह ए आलम, यानी कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। बिल्कुल, चलिएगा। What is the meaning of साहिब ए आलम, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स? अभी अभी मैंने आपको बताया। चलिए भाई, साहिब्स नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। आर गलती से लग गया, इसको काट लीजिएगा। बट ही लीड्स अ लाइफ ऑफ, उसका ब्रह्मांड का जो देवता भगवान है, पूरे ब्रह्मांड का भगवान है, उसके नाम का मतलब है, लेकिन वो लाइफ कैसे जीता है? एक रैग पिकर के जीता है भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। व्हाई डज साहेब रिमेन बेयरफुट? साहेब बेयरफुट यानी कि नंगे पैर क्यों रहता है? हिज फीट आर ब्यूटीफुल? ना ना ना। ही हेट्स शूज? जी नहीं। ही इज सो पुअर दैट ही कैनॉट बाय शूज एंड चप्पल्स? वो इतना पुअर है कि वो चप्पल या शूज नहीं खरीद सकता। ये बिल्कुल सही जवाब है। चलेगा। वे डज साहेब लिव? साहेब रहता कहाँ है? सीमापुरी में रहता है भाई, अपनी फैमिली के साथ, और उनके जैसे भी बहुत सारे परिवार वहां पे रहते हैं, जो कि बांग्लादेश ढाका से आए हैं। कब आए थे? 1971 में आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि स्टॉर्म ने उनके फील्ड्स और उनके जो होम्स थे वो स्वीप अवे कर दिए थे। चलिएगा। द हाउस इन सीमापुरी आर मेड अप ऑफ? जो घर हैं सीमापुरी में किसके बने हुए हैं? किसके साथ बनाए गए हैं? पक्के मकान तो है नहीं, मड, टीन और टैरपोलिन से वो बने हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब है। He has not enjoyed a full meal in her entire life. Who is she? In the given line. उसने कभी अपने जीवन में शायद ही एक दिन का भरपेट खाना उसने खाया होगा। ये शब्द किसके थे? Who is she? माफ करिएगा भाई, इस लाइन में शी कौन है? किसके बारे में जिक्र हुआ है? मुकेश की जो सिस्टर इन लॉ है, यानी कि मुकेश के बड़े भाई की जो वाइफ है, उसके बारे में ये बात की गई थी। फॉर द पीपल ऑफ साहिब्स कॉलोनी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी? पहले भी हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है। आइडेंटिटी की बजाय उनके लिए खाना मैटर करता है। बिल्कुल, और जहां खाना मिलता है वहीं पर वो अपने टेंट गाड़ देते हैं। व्हाट इज साहिब वॉचिंग फ्रॉम द फेंस्ड गेट ऑफ अ क्लब? क्लब का जो फेंस लगी हुई थी, यानी कि बाहर जो बाउंड्री के लिए कुछ तार वार लगा दी जाती है, बाड़ कर दी जाती है, वहां से क्या देख रहा था? टू यंग मैन प्लेइंग टेनिस। वो दो यंग मैन को देख रहा था जो कि टेनिस खेल रहे थे। बिल्कुल भाई। लेटर यानी कि बाद में, साहिब इज फाउंड वेयरिंग शूज। हु गेव देम शूज? किसने ये शूज दिए थे? अ रिच बॉय ने दिए थे, एक अमीर लड़के ने उसको ये शूज दिए थे, बिकॉज उनमें से एक के अंदर होल था भाई।
Why did a rich boy give the tennis shoes to साहेब? क्योंकि there was a hole in one of them. ये अभी अभी मैंने आपको बताया. चलिएगा. Where does साहेब work after leaving the work of being rag picker? यानी कि rag picker का काम छोड़ने के बाद जो साहेब है वो कहाँ काम कर रहा है? In a tea stall. बिल्कुल भाई, एक टी स्टॉल पर काम कर रहा है. एट अ टी स्टॉल आना चाहिए था. चलिएगा. और वहां पर उसको कितना पेमेंट मिलती थी? 800 रुपीज पर मंथ. लेकिन अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं बचा था. बिल्कुल. द राइटर डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अनदर पुअर बॉय. व्हाट इज हिज नेम? उसका नाम मुकेश था, जो कि एक बेंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता था. लेकिन वो क्या बनना चाहता था? वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता था. मतलब कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था भाई. चलिएगा. Where does मुकेश फैमिली वर्क? मुकेश की फैमिली कहाँ काम करती है? इन अ स्कूल? नाना. ऑन अ फार्म? नाना. इन अ क्लब? नो नो नो. इन अ बेंगल फैक्ट्री. बिल्कुल भाई, बेंगल फैक्ट्री में मुकेश की फैमिली काम करती है. और वहां पर हर दूसरी फैमिली सेम प्रोफेशन में है. बिल्कुल. जितने भी वहां घर के मेंबर्स होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई इन बेंगल्स को शोल्डर कर रहा होता है, जो ग्लास होता है चूड़ियों का, उनको शोल्डर कर रहा होता है, कोई उनको पॉलिश कर रहा होता है. और इसी पॉलिश की डस्ट से वहां पर कई सारे आदमी क्या हो जाते हैं? ब्लाइंड हो जाते हैं. बिल्कुल. Where does मुकेश लिव? मुकेश कहाँ रहता है? फिरोजाबाद. फिरोजाबाद में रहता है, जो कि सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का. किसकी? इंडिया की. फिरोजाबाद में ही धरती की सारी औरतों के लिए चूड़ी बनती है. और चूड़ी किसकी निशानी है? सुहाग की. लेकिन जो चूड़ियां बनाती हैं उन लोगों को इसका पता है क्या? जैसे मुकेश के भाई की, बड़े भाई की पत्नी बनाती है, उसके लिए ये सिर्फ चूड़ियां हैं जो ये अपना रोजी रोटी का साधन है. लेकिन जहां पर इनका मतलब क्या होता है? सुहाग. इंडियन औरत के लिए सुहाग की निशानी होती है ये. बिल्कुल भाई. व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर? फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए है. चलिए. व्हाट डज द राइटर से अबाउट द स्ट्रीट इन विच मुकेश हाउस इज सिचुएटेड? अ स्टिंकिंग लेन चॉक्ड विद गार्बेज. बिल्कुल. गली सड़ी गलियां थी और कूड़े करकट से ये अटी पड़ी थी. बिल्कुल. व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? मुकेश क्या बनना चाहता है? मुकेश क्या बनना चाहता है? डॉक्टर? ना ना ना. अ मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. बिल्कुल सही जवाब है. मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. चलिएगा चलिएगा. इसी के साथ में हम लोग आगे चलते हैं. इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव? इन अ हाफ बिल्ट थ्रू माफ करेगा, इन अ हाफ बिल्ट रफ हट. यानी कि उसका मकान भी, हालांकि उसने लेखिका को क्या बोला था कि मेरा मकान अभी नया बनने लग रहा है, यानी कि वो आधा बना हुआ था अभी, और वो रफ सी एक हट थी, झोपड़ी थी. चलिए. और व्हाट्स मुकेश फादर? व्हाट इज मुकेश फादर? मुकेश के पिताजी का प्रोफेशन क्या है? अ पुअर बेंगल मेकर ही इज. बिल्कुल भाई. व्हाट डू द बेंगल्स सिंबलाइज इन इंडियन कल्चर? सुहाग की निशानी होती है. अभी मैंने बात की, अभी मैंने आपको बताया. सविता अ यंग गर्ल इज सीन बाय द ऑथर. क्या करते हुए? वो ग्लास के जो पीसेस थे उनको शोल्डर कर रही थी, उनको टांका लगा रही थी. चलिएगा. बिल्कुल सही जवाब है. Which of the objects blow best serve as a symbol of an Indian woman's सुहाग? चूड़ियां होती हैं भाई. बिल्कुल. इंडियन वुमन के सुहाग की निशानी होती हैं. डेफिनेटली. मुकेश wants to learn to become a motor mechanic by going to a garage to learn. वो एक गैराज में जाकर के सीखने के लिए वो जाना चाहता है और मोटर मैकेनिक वो बनना चाहता है. Who will बी caught by the police if they try to organize? यानी कि पुलिस के द्वारा कौन लोग पकड़ लिए जाते हैं अगर वो इकट्ठा होने की सोचते हैं? बिल्कुल. देखिएगा. द ग्रुप ऑफ यंग मैन. अगर वो खुद का कोई कोऑपरेटिव बैंक वो शुरू करना चाहते हैं, कोई काम धाम शुरू करना चाहते हैं, तो वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और फास्ट चार्जेस उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं. यानी कि वो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको उभरने का मौका नहीं दिया जा रहा है. अगर वो उभर गए तो फिर वोट कहां से आएंगी? बिल्कुल भाई. तो here we go for next question. What bothers the author about the Bengal makers? Bengal makers के बारे में क्या, किस चीज से चिंता होती है ऑथर को? जो लेबर लॉज हैं उनसे. लेबर लॉज होती हैं, यानी कि हालांकि बोला गया है चाइल्ड लेबर होती है भाई. तो चाइल्ड लेबर के लिए बहुत सारे हमारे ये कानून बने हुए हैं, बच्चों को उस पर नहीं लगाया जाएगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं, तो ये चीज उसको चिंतित कर देती है. Who is constant to dream of cars? Who is he being talked to? कार्स के बारे में कौन सपना लेता रहता है, और ये है कौन? मुकेश है भाई, जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और कार के सपने लेना चाहता है. 20 आर लेफ्ट. जी बिल्कुल. चलिए. 20 नहीं है, बस हो ही गया भाई.
अभी ये हमारे एमसीक्यूज थे डीएस, और इनके बाद में है हमारे क्या, हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। और इन क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, यू कैन सेंड मी अ मैसेज कि ये सारी चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा और इससे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग बाद में। आज सेकंड चैप्टर के बारे में यही था, पीपीटी आपको भेज दी जाएगी और फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। ये सारा मटेरियल आपको दिया जाएगा और पूरे 1 साल तक के लिए आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तुरंत अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सिर्फ 1200 रुपए हैं आपकी पूरे साल की फीस, ठीक है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में ये बढ़ करके 1500 रुपए हो जाएगी। सो आज रात को 9 बजे मिलते हैं प्रोनाउन की एक्सरसाइज के साथ। सो फॉर द टाइमिंग ऑल द सेम, कीप ऑन हैविंग फन। वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर Rajesh Resame right here. I'll be meeting you at 9 p.m. for the timing all the same. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Have a nice time. Take care. Thank you.